एक आईएएस ऑफिसर जो व्यवस्था के अंदर रहकर बदलाव की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को सोलर एनर्जी और अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से नई पहचान दिलाई है। आज की तारीख में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, खासतौर पर सोलर एनर्जी की, तो वो जो परंपरागत एनर्जी के सोर्सेज हैं उससे कहीं सस्ती है। ये भी हमारे लिए फख्र की बात है कि जो पहला प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का जिसने सोलर का रेट कोल बेस्ड एनर्जी से कम किया, वो भी हमारे राज्य में ही सेटअप हुआ। ऐसे अप्लायंसेज इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कोई नहीं कह रहा कि हम गुफा में रहना शुरू कर दें, एक ऐसी जिंदगी रहना शुरू कर दें जिसमें हम एनर्जी का इस्तेमाल ही ना करें। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हमें ऐसी जिंदगी बितानी चाहिए, हमें एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। जो ऑफिसर सिर्फ फाइलें नहीं भविष्य बनाते हैं, वही असली राष्ट्र निर्माता होते हैं। नमस्कार, वीर भारत पॉडकास्ट आप देखना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अनादि। एक आईएएस ऑफिसर जो व्यवस्था के अंदर रहकर बदलाव की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं। आज हमारे विशेष गेस्ट जो है, विशेष अतिथि जो है, श्री मनु श्रीवास्तव जी हैं। आईएएस 1991 बैच मध्य प्रदेश कैडर और वर्तमान में आप मध्य प्रदेश शासन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर और साथ ही साथ एनर्जी डेवलपमेंट और एनर्जी डिपार्टमेंट के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही पावर डिपार्टमेंट का अतिरिक्त दायित्व भी आप संभाल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को सोलर एनर्जी और अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से नई पहचान दिलाई है, किस तरह से योगदान है, ये जानना बहुत जरूरी है। और 3 दशक से अधिक की प्रशासनिक सेवा में आपने ऊर्जा, पर्यावरण, जनहित से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों को एक नई दिशा दी है। तो आज का पॉडकास्ट क्यों सुने, तो आज का पॉडकास्ट हम इसलिए सुने और देखें क्योंकि किस तरह से एनर्जी पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये काम कर रही है। सोलर एनर्जी जो है ये क्या है और किस तरह से हम लोग यानी कि आम नागरिक जो है गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां, जो जनरेशन है, वो पानी सुरक्षित रखे, एनर्जी सुरक्षित रखे और देश का भविष्य जो है वो मजबूत बने, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं वीर भारत पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट श्री मनु श्रीवास्तव जी का। तो सर बहुत बहुत वेलकम है आपका। धन्यवाद आपने दर्शकों के साथ मुखातिब होने का मौका देने के लिए। सर मेरा पहला सवाल यही है कि हम सब आजकल जो है, आज की जनरेशन हो चाहे पुरानी जनरेशन हो, सब अपने अंदर भी एक एनर्जी फील करती है। हम लोग कहते हैं ना, एनर्जी वाइब मैच नहीं करी। ऐसे ही प्रकृति में भी एक एनर्जी है और इस पर आपने बहुत अच्छे से काम किया है। तो किस किस तरह की एनर्जीज हैं प्रकृति की, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। मेरे ख्याल से फिजिक्स की किताब से आप बात शुरू कर रही हैं। सर। तो मेरे ख्याल से फिजिक्स की किताब की शुरुआत ना की जाए, वो जो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए। बट अगर हम दुनिया को देखें तो मेरे ख्याल से एक सूरज एक ऐसा है जिससे सारी एनर्जी जो है इट कैन बी ट्रेस टू दैट। क्योंकि आप जो भी लाइफ हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी तौर पे हो, जैसे अगर हम कोयला या तेल भी देखें तो कोयला या तेल भी ऐसे बना क्योंकि जो कभी ना कभी की लाइफ थी, जो लाखों साल पहले की लाइफ थी, वो एक खास प्रेशर वगैरह के साथ वो बनाई। आज की तारीख में हम उतना इनडायरेक्ट यूज के बजाय उस सन की एनर्जी को सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, आजकल हर कोई ग्लोबल वार्मिंग को बात तो कर रहा है, उसके बारे में पोस्ट भी कर रहा है सोशल मीडिया पर शायद काम नहीं कर रहा है। कॉमन लोग भी मैं बोल रही हूँ, जो आम इंसान है। पर अगर बात करें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, तो ग्लोबल वार्मिंग पर आप लोग बहुत काम कर रहे हैं और इसमें लेकिन चुनौतियाँ, अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो क्या क्या चुनौतियाँ, चैलेंजेस आ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से हम वो चुनौतियों के स्टेज से काफ़ी आगे आ गए हैं। आज की तारीख में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, खासतौर पर सोलर एनर्जी की, तो वो जो परंपरागत एनर्जी के सोर्सेज हैं उससे कहीं सस्ती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम लोगों ने राज्य ने एक कोयले पे आधारित बिजली का टेंडर थोड़े समय पहले किया। उससे जो हमारा रेट आया है वो है 6 रुपये पर यूनिट करीब करीब। और एक हमने सोलर का किया, उसमें अच्छा कोयले का जो 6 रुपये का रेट आया
वो हर साल महंगा होता जाएगा, जैसे कोयला महंगा होगा, जैसे कोयले के परिवहन का कॉस्ट बढ़ेगा। हमें जो रेट मिला सोलर का वो 25 साल के लिए फिक्स्ड है और वो है 2 रुपये 15 पैसे प्रति यूनिट। तो इतना फर्क है, जहाँ कोयला 6 रुपये पर यूनिट का है जो हर साल महंगा होता जाएगा, जैसे कोयला महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ये 2 रुपये 15 पैसे का है। तो मेरे ख्याल से हम उस मुकाम से बहुत आगे आ चुके हैं जब जो सौर ऊर्जा जो कि ग्लोबल वार्मिंग में हेल्पफुल है, वो एक उसे अपनाना एक कॉमर्शियल चैलेंज हुआ करता था। ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जो पहला प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का जिसने सोलर का रेट कोल बेस्ड एनर्जी से कम किया, वो भी हमारे राज्य में ही सेटअप हुआ। हमारे रीवा में जो 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, जिसकी 2017 में बिडिंग हुई थी, प्रोजेक्ट 2018 से जनरेशन प्रारंभ हुआ, 19 में कंप्लीट हो गया था। अब तो करीबन 7-8 साल से चल रहा है, अगले करीबन 18 साल चलेगा, 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसमें होता है। ये पहला प्रोजेक्ट था हिंदुस्तान में जिसने सोलर का रेट कोयले से कम किया। उस समय कोयले का रेट 4.5 रुपये हुआ करता था और भारत सरकार की कंपनियां 4.5 रुपये का सोलर लेने के लिए सब्सिडी दिया करती थी। उस समय हम लोगों ने बिना किसी सब्सिडी के 3 रुपये से कम में ये ऊर्जा प्राप्त की थी। पर ये बात 2017 की। तब से कोयले का रेट बढ़ता रहा है, जो 4.5 रुपये था बढ़ के 6 रुपये हो गया है और सोलर का रेट तब से लगातार कम हो रहा है। उस समय 3 रुपये से हल्का सा कम आया था, अब करीब हमारा 2 रुपये 15 पैसे का है। इसके अलावा हम लोगों ने सोलर प्रोजेक्ट्स अलग अलग तरह के लगाए हैं। एक हमने फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाया है काफ़ी बड़ा, 278 मेगावाट का ओंकारेश्वर में। वो देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। उसको भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उसका लोकार्पण किया था। उसका रेट भी काफ़ी कम है। हम लोगों ने अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाए हैं पूरे राज्य भर में, करीबन 450 प्रोजेक्ट हैं। छोटा प्रोजेक्ट है हर एक 3 मेगावाट से 12 मेगावाट के दरमियान का। उसका रेट भी काफ़ी कम है, 2 रुपये 40 पैसे से 2 रुपये 85 पैसे के दरमियान है। तो ये बात कि सोलर सस्ता है ये तो पूर्णतः स्थापित हो चुकी है। पर एक सवाल आप उठा सकती हैं कि सोलर तो तभी का जवाब देगा जब सूरज आसमान में है, जब सूरज डूब जाएगा उसके बाद क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक सोलर और स्टोरेज प्रोजेक्ट अभी लगाया है, जो सोलर पीरियड के अलावा 4 घंटे और बिजली देगा सूरज डूबने के बाद। और उसमें जो रेट हमें आया है वो है 2 रुपये 70 पैसा प्रति यूनिट। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया। यूएस अभी तो खैर रुपये और सस्ता हो गया है, पर जिस समय टेंडर हुआ था तब ये रुपये करीब 90 रुपये का $1 था। तो सिर्फ 3 US सेंट के करीब था ये रेट। अब तो और कब से कम हो गया है क्योंकि रुपये की कीमत और कम हो गई है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सराहा गया कि 3 US सेंट पे आपको इतना कम रेट मिला है। तो 19 सितंबर को पिछले साल हमारे यहाँ बिडिंग प्रारंभ हुई थी और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स थी। उसमें मुझे आमंत्रित किया गया शेयर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से हमें इतनी कम दरें प्राप्त हुई हैं। तो आज की तारीख में हम एक बड़े खूबसूरत मुकाम पे हैं जिसमें इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस, जो हमारी पर्यावरण को लेकर चिंता है, और जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि सस्ता कितना है, दोनों को रिन्यूएबल एनर्जी टिक कर रही है। आज की तारीख में सस्ती भी है और ये पर्यावरण के लिए भी बेनिफिशियल है। दोनों ही तरह से जो बेनिफिट है वो बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा स्पष्ट है। जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता है वो मेरे ख्याल से अब हर एक व्यक्ति उसे शेयर कर रहा है। आज की तारीख में कोई IPCC की रिपोर्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिर्फ सड़क पे निकल जाएं तब भी आप समझ जाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। और आज की तारीख में सस्ता भी लगातार होता जा रहा है। तो इसलिए चाहे आप घर पे अपने सोलर लगा रहे हो, चाहे अपनी फैक्ट्री में लगा रहे हो, चाहे आप खेत पे लगा रहे हो, हर जगह सोलर लगाना एक समझदारी का निर्णय है कॉमर्शियल तौर पर। सर अच्छा, अगर बात करें जो आप बता रहे हैं, ये अगर बहुत ही कॉमन जो व्यक्ति हम लोगों को सुन रहा है, आम व्यक्ति, उसकी लैंग्वेज में ये कितना फायदेमंद है, ये किस तरह से फायदा करेगा, या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करें तो ये सोलर एनर्जी जो है एक आम नागरिक के जीवन में कितना बदलाव लेकर आएगी? तो इसको 2 तरह से हम कह सकते हैं। आपने पहले किया फायदा क्या होगा, तो सबसे पहला फायदा, सबसे जो सिंपल फायदा आपने कहा कम शब्दों में, तो बहुत ही कम शब्दों में, ये सस्ता है।
ओह वाओ, नहीं नहीं, तो मैं बहुत कम शब्दों में बोल हाँ, रही थी, नहीं पर आप तो, हाँ तो मतलब पहली बात तो ये सस्ता है। जी। जो आपको जिस रेट पे आपको कोयले से बिजली मिल रही है हम्म, उसके मुकाबले सस्ता है। अगर हम एक घरेलू कंज्यूमर की बात करें तो वो तो हमारे डिस्कॉम से बिजली ले रहा है, तो उससे बिजली उसको करीबन 6, 7, 8 रुपए प्रति यूनिट की मिल रही है। अगर वो अपने घर पे सोलर पैनल लगा ले तो वो बिजली कहीं सस्ती होगी जो ग्रिड से या डिस्कॉम से बिजली ले रहा है उसकी तुलना में। और उसके अलावा आप जो एक वैश्विक चिंता है ग्लोबल वार्मिंग को लेके, उसको भी उसमें अपनी छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं। एक अपने आप प्रोजेक्ट लगा के उसमें करके, तो कैसे कहते हैं ना कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। आपकी सोच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए, वैश्विक स्तर की होनी चाहिए, परंतु आपको कुछ असली जिंदगी में भी करना चाहिए। तो आप अगर अपनी छत पे एक सोलर पैनल लगाते हैं तो न सिर्फ आप अपनी बचत कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा मुद्दा जो हमारे सभ्यता को, हमारे सिविलाइजेशन को, हमारे मैनकाइंड के लिए एक खतरा बन गया है, उसको सॉल्व करने के लिए भी आप एक कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो सर ये जो है, ये शहरी जगह वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा अवेयर रहते हैं, पर गाँव में क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सोलर एनर्जी पहुंचाने में? क्या वो लोग भी इस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं? गांव में हम लोगों ने, जब मैंने आपसे जिक्र किया कि हम लोगों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, लगवा रहे हैं, करीबन 450 प्रोजेक्ट हैं। ये सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिसमें करीबन 3 मेगावाट से 12 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगेंगे। इसमें कई बड़ी कंपनियां भी लगा रही हैं, बट कई किसान, कई छोटे छोटे व्यापारी, वो भी पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में करीबन 450 प्रोजेक्ट फैले हुए हैं। उसके अलावा हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के खेतों में सोलर पंप लगा रहे हैं। तो ये पंप ऐसे होंगे जो कि सोलर पैनल है और उनके साथ पंप लगे हैं, और आप सिंचाई के लिए आप डिस्कॉम की बिजली पे आश्रित होने की बजाय आप खुद अपने खेत में सोलर पैनल लगा रहे हैं और उससे आप बिजली पैदा करेंगे, उससे आपका पंप चलेगा। ओके। और अगर अब बात करें सर अलग अलग एनर्जीज जिस पर आप काम कर रहे हैं, कोयले की आपने बात करी है, और भी एनर्जीज हैं जो कि लोग वेस्ट कर रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि हम इसको बहुत इजीली खत्म करते जा रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी आप, क्योंकि आपका अगर दृष्टिकोण है तो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ब्रॉड है, हम लोग जो है नहीं देखते, हम लोग नीचे नीचे उसमें रहते हैं कि ठीक है, आप लोग अंदर उसमें रहते हैं, हम लोग ऊपर सरफेस पे रहते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन सी एनर्जी हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि भाई इस एनर्जी को बचाना बहुत जरूरी है? एक तो खैर है कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन में करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से आप किया कर सकते हैं। आप जैसे इनकेंडेसेंट बल्ब पहले इस्तेमाल हुआ करते थे, पिछले कई सालों में लगभग सभी लोगों ने अब एलईडी बल्ब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एलईडी बल्ब सस्ते भी हैं, बचत उससे हो रही है। वो चीज़ हर चीज़ पे लागू है। जिस तरह से सेविंग हम एलईडी बल्ब लगा कर रहे हैं, हम लोग बेहतर एयर कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर पंखे इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सस्ती हो रही हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आपके पास छत है और छत पे एक सूरज दमक रहा है, तो उसकी अगर आप एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं। सर एक चीज जो बहुत ही घरों में देखने को मिलती है, सूरज है लेकिन फिर भी लाइट ऑन करके रखते हैं वो, और कई ऐसी चीजें, कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो सिर्फ करने के लिए कर दिए जाते हैं। अगर सीएसआर एक्टिविटीज की हम बात करते हैं तो वो फोटोज के लिए, सोशल मीडिया के लिए करते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं उतार रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो घरों में हम लोग बिजली को ऐसे ही समझते हुए, जैसे पानी को भी इसी तरह से वेस्ट कर रहे हैं कि पानी तो फ्री में है, बहुत आ रहा है तो चलो वेस्ट करते हैं, सेम बिजली के साथ भी ऐसे ही करते हैं कि सूरज अच्छा खासा है लेकिन घरों में लोग पंखे, बिजली ऑफिसेज में खुला छोड़कर जाते हैं। तो इसके लिए किस तरह से अवेयरनेस फैलाई जाए, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आप जो काम कर रही हैं उसी से अवेयरनेस फैलेगी। धीरे धीरे अगर इस तरह से हर आदमी इसके बारे में सोचे, इसके बारे में एक्ट करे, तो एक बहुत हम भूमिका बड़ी निभा सकते हैं। तो हमें दोनों ही चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। एनर्जी कंजर्वेशन पे कि एक तो हम जहाँ एनर्जी की ज़रूरत ना हो वहाँ इस्तेमाल ना करें, और दूसरे ऐसे अप्लायंसेज इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कोई नहीं कह रहा कि हम गुफा में रहना शुरू कर दें
एक ऐसी ज़िंदगी रहना शुरू कर दें जिसमें हम एनर्जी का इस्तेमाल ही ना करें। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हमें ऐसी ज़िंदगी बितानी चाहिए। हमें एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हम एनर्जी को वेस्ट ना करें। उसके अलावा एनर्जी के ऐसे अप्लायंसेस, एलईडी बल्ब एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। आज से मेरे ख्याल से करीबन 10 साल पहले सब लोग इनकैंडेसेंट बल्ब इस्तेमाल किया करते थे, इस लट्टू जो कहते थे कुछ लोग उसको। आज की तारीख में आप कहीं भी जाइए, ढाबे में भी जाइए, तो आपको एलईडी बल्ब इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो सस्ते भी हो गए हैं, बिजली की खपत उसमें बहुत कम है। वही चीज़, वही प्रिंसिपल, जैसे मैंने कहा, हर चीज़ पे लागू है, चाहे आपका पंखा हो, चाहे एयर कंडीशनर हो, चाहे फ्रिज हो, इस तरह की चीज़ों पे लागू है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और उसके अलावा हमें एनर्जी के जनरेशन के भी बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके ढूंढने का है। सबसे कारगर आज की तारीख में सोलर है, जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। सर, ईवी की बात की जाए तो ईवी से ना मतलब कई बार हम लोग सोशल मीडिया पर जो रील्स आती हैं तो उसमें ये बोल दिया जाता है कि ईवी तो बहुत ही खतरनाक है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो एकदम से बम फट जाता है ईवी से रिलेटेड, तो लोग थोड़ा सा डरते भी हैं। ये कितना सेफ है, और आने वाले फ्यूचर में ईवी ही भविष्य है? क्या ऐसा पॉसिबल है? लोग बोलते हैं ईवी भविष्य आने वाला है कल। देखिए, ईवी इसलिए वायबल हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो रही है। अगर बिजली महंगी होगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वायबल नहीं होगी। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बिजली सस्ती हो रही है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग करना सस्ता हो रहा है, और जो पेट्रोल डीजल वगैरह वो महंगे होते जा रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वायबिलिटी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा आज की तारीख में चार्जिंग की व्यवस्था ज़्यादा कारगर हो रही है कि आपका हर थोड़ी दूर पे आपको चार्जिंग के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो नई व्हीकल्स आजकल आ रही हैं उनमें ज़्यादा दूरी तक गाड़ी चल सकती है, उसके बाद हमें फिर से चार्जिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। जिन एक्सीडेंट्स वगैरह का आपने जिक्र किया, उसका कारण ये है कि कुछ जो अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, उसमें बैटरी की ओवर हीटिंग हो जाती है। ये आपको मोबाइल में भी दिखेगा, या कई जगह अगर एक जो पुअर क्वालिटी के मोबाइल्स हैं उनको अगर आप बहुत लंबे समय तक चार्जिंग के लिए छोड़ दे, लगाए रखें, और तो उसमें ब्लास्ट होने की खबर आती है। वही बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है। तो मेरे ख्याल से अगर हम बेहतर क्वालिटी के इक्विपमेंट्स पे ध्यान दें, स्टैंडर्डाइजेशन सरकार की तरफ से भी किया जाए, और लोग भी चार्जिंग के समय ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि 100% चार्जिंग होने के बाद भी घंटों लगा हुआ है, तो इन सब चीज़ों से निश्चित ही उस पर फ़र्क पड़ेगा। ओके, अच्छा सर, अब मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ की तरफ जाती हूँ, और मैं ये पूछना चाहूँगी सर, इतने बिजी शेड्यूल में आपको अपने लिए टाइम मिलता है या नहीं, और किस तरह से आप अपनी एनर्जी जो है उसे चार्ज करते हैं? नहीं, मुझे एक तो ये जो बारे में हमने बात किया, ये मुझे उसमें खुद बहुत दिलचस्पी है, तो मेरे लिए वो शायद कोई काम ना होके ये एक इंटरेस्ट की चीज़ है, तो इसलिए मतलब मैं आई डोंट सी इट एज रियली वर्क, मैं आई एंजॉय इट। और उसके अलावा मुझे तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट है, मुझे फिल्म्स में इंटरेस्ट है, मुझे थिएटर में इंटरेस्ट है, एंड आई लाइक दैट। वाह, तो थिएटर में इंटरेस्ट है सर, और भारत भवन मतलब यहाँ पर कलाकारों का दिल यहाँ धड़कता है। कभी आपने कुछ थिएटर करने का प्लान किया, कुछ कोशिश की कि एक्टिंग की जाए? नहीं, प्लान मतलब मैंने किया है, तो इसलिए मैं कॉलेज में भी किया है, उसके बाद मैं एक्टिंग करता हूँ। ओके, क्या और पता मैं अभी भी एक्टिंग कर रहा हूँ। नहीं सर, अभी तो आपका फोकस बिल्कुल उसमें है कि किस तरह से आप जो दर्शक है उनको बहुत सारी बातें बताएं। एनर्जी की तरफ ही हम बात करते हैं, और आपकी एनर्जी बता रही है कि आप काम भी करते हैं, और कहते हैं क्रिएटिव व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, अपनी फील्ड में बहुत मास्टर होता है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें और बाकी स्टेट में बात करें, तो किस तरह से मध्य प्रदेश में एनर्जी जो है, अलग अलग एनर्जी पे आप काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से बेटर काम कर रहे हैं, या दूसरे स्टेट से आप कुछ क्या कुछ अच्छा यहाँ पर लेकर आते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में ज़मीन की उतनी उपलब्धता नहीं है जैसी राजस्थान में है, जहाँ पे रेगिस्तान किलोमीटर किलोमीटर तक उपलब्ध है, या गुजरात में कच्छ का एरिया है। पर हम लोगों ने बड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट किए, जैसे गुजरात और राजस्थान में इतनी ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद जो पहला प्रोजेक्ट था जिसने सोलर की कीमतें थर्मल से कम की, वो हमने मध्य प्रदेश में लगाया। हम आपको ये भी जान के गर्व होगा कि उसी प्रोजेक्ट से दिल्ली मेट्रो को बिजली जा रही है। जो दिल्ली मेट्रो के दिन के समय, मैं सिर्फ इसको कूलिंग या लाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेन चलने के लिए जितनी बिजली की आवश्यकता होती है उसकी 65% बिजली इस प्रोजेक्ट से आती है, जो रीवा में।
इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, इसकी केस स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है। हमारा जो अगला प्रोजेक्ट हुआ वो मेट्रो के जगह हम इंडियन रेलवेज को बिजली दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आगर, शाजापुर और नीमच में लगा है। इंडियन रेलवेज में 9 राज्यों में हमारे मध्य प्रदेश की बिजली इस्तेमाल की जा रही, सोलर बिजली ट्रेन चलाने के लिए। जो सबसे बड़ा देश का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है वो हमारा मध्य प्रदेश में लगा। जो मैंने आपको डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स की बात की, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो लगे हैं पूरे राज्य भर में, उसमें सबसे कम रेट हमारा देश भर में हमें प्राप्त हुआ। उसमें हमने और भी कई तकनीकी इनोवेशन भी किए हैं। जो अभी हमने स्टोरेज का प्रोजेक्ट लगाया उसमें सबसे कम रेट हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्राप्त हुआ। तो हम लोगों ने जो भी काम प्रोजेक्ट किए उसमें एक इनोवेशन है, कुछ नए तरह का सोच है, जिसको हमने और प्रोजेक्ट्स को हमने एक अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। बिल्कुल। और मेरा भी एक अंतिम सवाल जो है आपसे कि भारत भवन में सदा नीरा जो आयोजन किया जा रहा है जल संरक्षण को लेकर, एक बहुत अच्छा आयोजन जिसमें अलग अलग तरह से यहाँ पर साहित्य भी है, मतलब कला भी है और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देखा जा रहा है। फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के जो CSR हेड है उनका दृष्टिकोण भी कि किस तरह से हम जल जो है उसे बचाने का एक छोटा सा प्रयास करें, कला के माध्यम से। साइंस के, विज्ञान और कला दोनों मिक्स है। इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के आयोजन को लेकर आपका क्या विचार है? इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं भी जैसे मैं जल्दी में शामिल हुआ तो इसमें आप लोगों का जो थिंकिंग बड़ी होलिस्टिक, वो सिर्फ वाटर के जितने भी तत्व हैं आप कह सकते हैं जो नेचर के हैं, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, सभी के बारे में इसमें सोच थी और एक समेकित सोच थी कि किस तरह से हम नेचर के करीब रहें। पर ये कोई एंटी डेवलपमेंट भी नैरेटिव नहीं था। ये नहीं था कि विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि विकास ऐसा होना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी प्रकृति को साथ लेके चलें, प्रकृति को संजो के चलें, प्रकृति का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम अपने देश का, अपने विश्व का विकास कर सकते। बिल्कुल सर, और आप वीर भारत पॉडकास्ट में आए, अपना टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।